पहले हेडिंग बनाओ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इसका। इसका हम लोग पहले देखेंगे हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे इसका, ठीक है। भारत जापान संबंध का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जनरली देखा जाए तो औपनिवेशिक सत्ता के दिनों में फ्रांसीसी कंपनियां भी आई थी, सुने होंगे, उनको कोठियां कहते थे वो लोग। फ्रांस और इंग्लैंड के लोगों के बीच काफी युद्ध भी हुआ वर्चस्व को लेकर के। तो हमारे यहाँ डच भी आया, पुर्तगाली भी आया, फ्रांसीसी भी आया। अंग्रेजों से पहले फ्रांसीसी आए थे कंपनी के तौर पे, उनके देश की कंपनी थी। तो जो जिसमें जितना ज़्यादा स्ट्रेटजिकल ठहराव था या पैनापन था, वो विजय प्राप्त किया, खासतौर से इंग्लैंड के लोग। तो फ्रांसीसी वापस चले गए। नहीं तो आप जरा सोचिए कि उस जमाने में अगर फ्रांस के लोग होते तो हम लोग अंग्रेजी की बजाय फ्रेंच जान रहे होते। जो आता है वही तो अपनी चीजें रोकेगा, तो हम लोग फ्रेंच जान रहे होते। तो इंडिया में लोग फ्रेंच भाषा में, क्या पता आज की तारीख में जैसे अंग्रेजी है वैसे फ्रेंच होती, लेकिन उसका प्रभाव दुनिया में बहुत कम रहा। असल में जितने यूरोपीय देश स्कैंडिनेवियन कंट्री को हटा देते हैं, जो वैसे यूरोपीय थे, जैसे इटली हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, तो इसमें खास तौर से जो इंग्लैंड था वो ज़्यादा वाइबल था, मतलब दुनिया में आधिपत्य को लेकर के। और उसकी स्ट्रेटजी संयोग से अन्य यूरोपियन की तुलना में बहुत स्ट्रांग रही। वो जहाँ जहाँ गया वो सुपरसीड कर गया। इवन न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी गया वो सुपरसीड किया। तो उस हिसाब से देखें तो औपनिवेशिक सत्ता के दिनों से है। लेकिन अगर उस नज़रिए से देखिए हाल फिलहाल 2-3 दशकों से, तो हमारी एक घनिष्ठ रिश्ता है उसमें। क्योंकि 90s के टाइम में जब हम लोग एक्ट लुक वेस्ट करते थे 90s में, मतलब पश्चिम की तरफ देखते थे, देखो पश्चिम की तरफ देखो, तो बहुत भाव नहीं मिला उसके पहले, ठीक। तो हम लोग लुक के बाद एक्ट करने लगे। पहले था लुक, फिर बाद में हमने एक्ट किया। अब हम क्या करते हैं, ईस्ट भी एक्ट करते हैं और वेस्ट भी एक्ट करते हैं। पहले देखते थे, अब उसको एग्जीक्यूट करते हैं बाजारी तौर पर, और भी रिलेशन में आदान प्रदान, निर्यात आयात, दुनिया के डिप्लोमेटिक तरीके की जो स्ट्रेटजी है, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ज़मीनी हकीकत तो यही है। और कई बार ऐसा अवसर आया कि जब इंग्लैंड के फ्रांस का राष्ट्रपति हमारे यहाँ चीफ गेस्ट रहा 26 जनवरी पे, और वहाँ की सरकारों में मैंने देखा कि जैसे कोई भी आया तो भारत का कोई नुकसान नहीं था, कोई भी प्रधानमंत्री था, संबंध अच्छे ही थे। जहां पर जिस भी देश के साथ आपको भू राजनीतिक यानी जियो पॉलिटिकल संघर्ष नहीं होंगे, लड़ाई नहीं होगी ना, उन देशों के साथ आपके संबंध ठीक रहेंगे ऑलमोस्ट। दिक्कत तब आती है जो जियो पॉलिटिकल जहां प्रॉब्लम उलझ जाता है, जहां पर देश की जमीन मिलती है। तो फ्रांस वगैरह ऐसे, हाँ कोई वैसी प्रॉब्लम ना हो जैसे कनाडा के साथ है, बड़ा दूर है, लेकिन वहाँ चूंकि पंजाबियों में खालिस्तानी है, और अगर सरकार उसको इन्फ्लुएंस करेगी तो इंडिया गवर्नमेंट के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे, है ना।
तो एक लाइन इसमें लिखिएगा, इंडिया एंड फ्रांस हैव शेयर्ड क्लोज्ड रिलेशंस, लिख लीजिए, शेयर्ड क्लोज टाइज वर्ड बोला जा सकता है यहाँ पे, संबंध के टाइज हो सकता है ना, टाइज वर्ड ज़्यादा ठीक है, क्लोज टाइज कर लीजिए, TIES। भारत और फ्रांस ने घनिष्ठ संबंध साझा किए हैं। फ्रेंच वॉज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज, भारत उन कुछ देशों में एक था, that did not condemn India's nuclear test in 1998. 1998 जिन्होंने वर्ष 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण की निंदा नहीं की थी। ठीक है, दैट डिड नॉट कंडेम इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998। इसने क्या किया कि जब परमाणु परीक्षण हुआ हमारे देश में तो इसने कंडेम नहीं किया था, निंदा नहीं किया कि ये गलत हुआ है हुआ, तो यह भी एक अच्छा लिखिएगा। France hold the distinction of being a chief guest 5 times in India's Republic Day parade। फ्रांस भारत के गणतंत्र दिवस परेड में 5 बार विशिष्ट अतिथि या मुख्य अतिथि का गौरव रखता है। इसके कुछ रिलेशंस को हम कैटेगराइज करके समझेंगे, जैसे एक पॉलिटिकल रिलेशन, हेडिंग बनाइए, एक पॉलिटिकल रिलेशन। पॉलिटिकल रिलेशन में आप ऐसा समझ के चलें कि जो भी चीज़ें पॉलिटिकलाइज होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि किस तरीके के समूहों के साथ आपका उठना बैठना और विचार है। जैसे माना कि आप मान लो जलवायु सम्मेलन में गए हैं, चाहे फ्रांस में कहीं पर भी, कोपेनहेगन में, चाहे किसी तरीके की बैठक है, पृथ्वी सम्मेलन है, तो मान लो कोई प्रपोजल दिया, माना इंडिया ने कोई प्रपोजल दिया तो उसमें फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा वही ठीक है। इस तरीके से डिप्लोमेटिक तरीके से देखें तो कूटनीतिक तौर पे तो राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होते हैं। जैसे आप लोग क्लास में लेट आते हैं तो हमारे आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि आप उसको रोजाना नुकसान करते हैं ना। मतलब डेडिकेशन जो होता है वो विद्यार्थी का टीचर की पहली पसंद होती है। ये सर हम तो आजकल प्रिंसिपल को क्लास लेते हैं ना, बहुत सारी चीज़ पढ़ाते हैं, उनको तो उनका सिलेबस ही एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह। ये देखो ना ये नोट्स,
ये क्या लिखा है? स्कूल प्रशासन। ये ये एक बुकलेट है ये। ऐसे तो 8 किताबें बनाया, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, कभी स्कूल एक संगठन के रूप में। तो कोई स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स को ब्रेक करेगा तो उसके प्रति वो आदर नहीं रहता है, क्योंकि डिसिप्लिनरी अप्रोच में आप लोग अभी शायद ना समझ पाए, ये जब अपना करियर खराब कर लेंगे तब समझ में आएंगे। ज़्यादा होता ये है कि टाइम पे नहीं समझ में आता, तभी तो दिक्कत आती है। तो जो ये जैसे माना क्लाइमेट चेंज में, अब जैसे उदाहरण देते हैं 2015 की बात है, पेरिस में 29 नवंबर से जलवायु सम्मेलन होना था, और उसी साल 14 नवंबर को पेरिस के शार्ली एब्दो, एक पत्रिका का नाम है शार्ली एब्दो, उस पत्रिका के कार्यालय पर आतंकी हमला हुआ। ठीक है, शार्ली एब्दो नामक एक पत्रिका के कार्यालय पर पेरिस में आतंकी हमला हुआ, और उसी नवंबर 2015 में एक पखवाड़े के ठीक बाद, ये करीब 14 तारीख की बात है, पेरिस जलवायु सम्मेलन होना था। अब जिस देश में एक हफ्ते के एक पखवाड़े में दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष जुटने वाले हों, उस देश में आतंकी हमला हुआ हो, तो देश अपने को 2 तरीके से मैनेज करने के चैलेंज आ गए। एक तो उन आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देना, घटना तो हो गई, उसमें गोली चली, मारे, तहस नहस कुछ हुआ है, सब हुआ, तो सरकार के सामने 2 चुनौती हो गई ना। एक चुनौती आतंकियों को जवाब देना, और दूसरी चुनौती आने वाले अतिथियों के लिए वहां का वातावरण तैयार रखना। तो अब यहां पर जो देश, मुख्यतः भारत की बात कीजिए, भारत आतंक की पीड़ा को, आतंक की दर्द को, और बरसों से दर्द झेलने की अनुभवों से वाकिफ है। आतंक का, भारत से बड़ा आतंकी दर्द झेलने वाला दुनिया कौन सा देश है? यहां तो बड़ी आतंकी घटनाएं हैं, बड़ी कीमत चुकाया इंडिया ने। तो पेरिस में शार्ली एब्दो के कार्यालय पर हुए आतंकी हमले के दर्द को जो वहां का राष्ट्रपति, वहां का जनमानस फ्रांस का महसूस करेगा, ठीक वैसा भारत की छाती में भी यह महसूस होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल उसे इसका अनुभव है। तो क्या किया उन्होंने? भारत क्या करेगा? भारत इन्फ्लुएंस करेगा, आतंक के खिलाफ तैयार करेगा, मतलब उसकी निंदा करेगा, फ्रांस के साथ खड़ा रहेगा, आतंकियों को नेस्तनाबूद करने की बात करेगा, और उसे जलवायु सम्मेलन को आयोजित कराने के लिए ताकत देगा। ये नहीं कहेगा कि अरे टाल दीजिए, बाद में देख लेंगे, ये सब कुछ नहीं करेगा। क्योंकि जब चैलेंज आपके सामने इस रूप में आता है, तो आप अपनी ताकत को टिपल करके सामने वाले को ये बताना पड़ता है कि हम कमजोर नहीं है, और तुम्हारी इन हरकतों से कोई ऐसा अपने नियोजन से पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो ऐसे में भारत जैसे देश मजबूती से खड़े हो जाते हैं। तो फ्रांस और भारत के बीच की दोस्ती कैसी हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। अब हम रोज आपको सत्यनारायण की कथा सुनाएं और अगले दिन फिर वही कक्त हो, तो ये तो हमने फीस लिया इसलिए पढ़ाना मेरा धर्म है। लेकिन हकीकत है कि आप मेरा दिल दुखी करके
आप वो चीज तो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। क्यों? 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया, दुनिया के तमाम देशों ने भारत की निंदा की, दुनिया के सभी देश लगभग कट गए, फिर भी फ्रांस हमारी निंदा नहीं किया। क्यों? तो क्या हम ये भूल जाएंगे जब संबंधों की बात आएगी? जब हम किसी विद्यार्थी का एग्जाम्पल देते हैं तो वो एग्जाम्पल क्या आपका हम देंगे? और देंगे भी तो किस रूप में देंगे? आपको क्या मालूम कि आपके पीठ पीछे हम क्या बोलेंगे किसी को? और मैं थोड़ी बोलता हूं, आप तो बुलवाते हैं। किसी की जब अलग करते हैं, कभी कोई बात बोलते हैं, तो आपको लगता होगा कि सर हमको उसमें कंसीडर नहीं किए। तो आपने करवाया? हाई स्कूल का रिजल्ट आया है, 7% लोग फेल हैं, तो टीचर क्या करे? उसकी कॉपी में लिख के नंबर दे दे? हाँ, कोरे कागज पे नंबर मिलेंगे? आप लिखते कौन सा? फेल होने के लिए कॉपी चेक कर रहा था, वो तो 100 में 100 देने के लिए कॉपी चेक कर रहा है। तो आप तो जब फेल होने लायक थे एकदम से गर्त में गए तो क्या करें? बहुत सारी दुनिया में डिप्लोमेटिक जो रिश्ते होते हैं वो हर देश दूसरे देश से अपनी कनेक्टिविटी को सुगढ़ बनाना चाहता है ना? और उस सुगढ़ता में कहां धार देनी है? जैसे एटम बम का परीक्षण हुआ, फ्रांस आपके साथ खड़ा है, तो निंदा नहीं किया, तो एक प्रकार से तो अच्छा नहीं बोला तो बुरा भी नहीं बोला। और फ्रांस में जब मैंने बताया कि आतंकी हमला हुआ तो भारत जैसे देश दृढ़ता के साथ खड़े रहे, क्योंकि उस पीड़ा को भारत अच्छी तरह जानता और समझता है। तो आप कंपटीशन के लय को रोजाना क्यों खत्म करने पे तुले हैं भाई? हा? तो पॉलिटिकल रिलेशन में 2 लाइन लिखो। चलो लिखो, फ्रांस हैज सपोर्टेड इंडियाज ऑफर टू बिकम अ परमानेंट मेंबर of the UN Security Council as well as the G8, G7 कर लीजिए, रसिया निकाल दिया गया है। फिर फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के साथ साथ G7 के स्थायी सदस्य बनने के लिए भारत की पेशकश का समर्थन किया। परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एज वेल एज द G8, G7। एक प्रकार से देखो, फ्रांस ने क्या काम किया? फर्स्ट क्या किया? अगर हाल फिलहाल में देखें तो 1988 में क्या किया था? 1998 में आप सपोर्ट किसके लिए किया? न्यूक्लियर जो हमने टेस्ट किया, न्यूक्लियर टेस्ट के टाइम में भारत का सपोर्ट किया फर्स्ट। सेकेंडली, हाँ, यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को होना चाहिए ये सपोर्ट किया। थर्डली, G7, पहले G8 था, में भारत हो, उसकी जो मंशा है, इसको भी उसने सपोर्ट किया। ठीक है, सपोर्ट का इन द सेंस यहां पर सपोर्ट वर्ड के बजाय ये कह दीजिए उसने कंडम नहीं किया।
आप समझे ना, सपोर्ट के बजाय ये लिखी कंडम नहीं किया, उसकी निंदा नहीं की। 98 में जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने परमाणु परीक्षण किया तो फ्रांस ने उसकी निंदा नहीं की थी। और गणतंत्र दिवस पे ऑलमोस्ट आधा दर्जन बार वहां के राष्ट्रपति यहाँ चीफ गेस्ट बने थे। ये जो 2016 वाला आया था ना, ये हॉलैंड था, हॉलैंड जिसका नाम था, जो लास्ट में। तो 5 बार अब तक ये फ्रांस का 5 राष्ट्रपति जो है अब तक गणतंत्र दिवस पे वो रह चुका है चीफ गेस्ट। 67वां गणतंत्र दिवस हुआ था 2016 में, 67 नंबर का। तो उसमें हॉलैंड था वहाँ का राष्ट्रपति, वो आया हुआ था, वही आखिरी है अभी तक का। तो इसके पहले मनमोहन सिंह साहब की सरकार में वही 2008 में सरकोजी जो है चीफ गेस्ट थे। तो सरकोजी की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, कार्ला ब्रूनी। वो शायद गायक थी या ऐसे फिल्म इंडस्ट्रीज की वहाँ की थी इस तरह। तो भारत के सामने एक संकट पैदा हो गया कि सरकोजी अगर वो उस महिला को लेके आते हैं तो उसको किस रूप में स्वागत किया जाए। भाई अगर राष्ट्रपति की पत्नी है तो फर्स्ट लेडी के रूप में माना जाता है, गर्लफ्रेंड है तो किस रूप में माना जाए। तो एक असमंजस पैदा हो गया था आने से पहले। सरकोजी को चाहे जो लगा हो उसको लाए ही नहीं। भारत का तनाव ही खत्म हो गया कि अब तो झंझट ही नहीं है। तो कभी कभी ऐसी विडंबना भी हो जाती है। और है ना, सरकोजी जैसे लोग, मुझे लगता है उस समय 60, 58, 59 साल के थे, तब भी उनके पास गर्लफ्रेंड थी, है ना। और वो राष्ट्रपति हो करके भी वो उसके जहाँ मिलने जाता था स्कूटर से जाता था। वो लोग शायद मुझे लगता है ज़्यादा समझदार होते हैं कि ये जो सरकारी जो संसाधन है उसका गलत उपयोग नहीं करते। और हमें लगता है कि वहाँ की टेंडेंसी में ये मान लिया जाता है कि ये सब व्यक्तिगत काम है, ये सार्वजनिक काम है। भाई कोई किसी से विवाह कर रहा है, कोई किसी का मित्र है, तो उससे आपको क्या लेना देना है। मतलब ये वहाँ पर लगता है एक अच्छी तौर पे देखा जाता होगा। हालांकि वहीं इटली का प्रधानमंत्री था, उसको पद से इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि एक महिला ने उनके ऊपर जबरदस्ती का आरोप लगाया था, तो उसको इस्तीफा देना पड़ा। मतलब ये भी है कि अगर आपने कोई वायलेशन किया है किसी लॉ का, तब भी आप पद पे नहीं रहेंगे। बिल क्लिंटन का नाम तो सुने, उनकी भी एक गर्लफ्रेंड थी। बिल क्लिंटन की पत्नी है हिलेरी क्लिंटन। अरे यार उसका भी नाम क्या था, उनके व्हाइट हाउस में काम करती थी वो, उनसे हो गई उसकी दोस्ती, एक प्रकार से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले कल्चर में। बाद में इसका बहुत खुलासा हुआ राष्ट्रपति रहते हुए। अरे उसका नाम क्या था, नाम भूल कैसे गया मैं, बहुत चर्चित थी वो महिला बहुत चर्चित थी, क्या नाम था उसका। तो वो बिल क्लिंटन राष्ट्रपति रहते हुए जब ये खुलासा हुआ कि इनका किसी व्हाइट हाउस में किसी महिला कर्मी के साथ एक प्रकार से दोस्ती है इस तरीके से, तो उस पर बड़ा हो हल्ला हुआ। लोगों ने कहा इन पे इम्पीचमेंट लगेगा, मतलब एक प्रकार से इनको हटाने के लिए हटाया जाएगा। नहीं, हटाया नहीं गया उनको, लेकिन उन्होंने गिल्टी फील किया, फिर अपनी वाइफ से भी माफी मांगा, माफ कर दिया वगैरह, छोड़ा हो गया होगा फिर वो रहे। लेकिन उसका उन्होंने काफी, मतलब उससे काफी सफरर रहे वो। लेकिन बिल क्लिंटन थोड़ा स्मार्ट था, बहुत ठीक ठाक
बातचीत करता था, डेमोक्रेटिक का था, 8 साल प्रेसिडेंट रहा। मोनिका लेविंस्की नाम आ दिया गया है। उसका नाम था मोनिका लेविंस्की, जो बिल क्लिंटन की गर्लफ्रेंड थी, और जो सरकोज, क्या नाम था उस फ्रांस वाले का, सरकोजी, सरकोजी का जो गर्लफ्रेंड थी वो थी ब्रूनी, कार्ला ब्रूनी। दोनों राष्ट्रपति अपने अपने देश के, दोनों गर्लफ्रेंड वाले थे। तो इसका वाला तो ठीक था क्योंकि इसकी वाइफ हो से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, थी नहीं, तलाक को लाके मर गई थी, कुछ भी था, इसका तो ठीक था। उसका फंस गया। हिलेरी क्लिंटन एक वैसी लेडी थी। बाद में बराक ओबामा के टाइम में हिलेरी क्लिंटन फर्स्ट टर्म में एक्सटर्नल अफेयर थी। और आपको बड़ा ताजुब लगेगा कि वहाँ पे देखो, हमारे यहाँ तो बच्चा मतलब पॉलिटिकल रार इस स्तर पे पहुंच जाता है कि आदमी व्यक्तिगत रूप से गाली गलौज करता है। मतलब अपने यहाँ तो कोई व्यक्ति पॉलिटिकली अलग अलग पार्टी का हो तो एक दूसरे को कितना गरियाता है। अब अंदर क्या करते हैं मालूम नहीं, बट बाहर तो ऐसे दिखता है कि जैसे बाप रे, एक दूसरे को पाए तो जान से ही मार देंगे। लेकिन यार, हमने देखा कि कुछ विदेशों की राजनीति में इसका घोर अभाव है। मतलब इतना वैमनस्य नहीं है इसका। वैसे तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, बट एक एग्जाम्पल आप ऐसा देखें कि जब संभवतः 2008 की बात है, उस समय उम्मीदवारी जब इलेक्शन हो रहा था, 8, 12, 16, हाँ 8 की ही बात है, बराक ओबामा पहली बार प्रेसिडेंट चुना जाना था। तो वहाँ पर हिलेरी क्लिंटन जो है बड़ी प्रमुख दावेदार के रूप में अपने को पेश किया था। तो उसमें लग रहा था कि हिलेरी क्लिंटन को भी इसमें मौका मिल सकता है। हिलेरी क्लिंटन भी डेमोक्रेटिक से, बराक ओबामा भी डेमोक्रेटिक से। अब इन दोनों में से एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करना था। तो एक प्रकार से बराक ओबामा के खिलाफ हिलेरी क्लिंटन दावेदारी कर रही थी अपनी पार्टी में प्रेसिडेंट के लिए, और बाद में बराक ओबामा को यह अवसर मिला। तो बराक ओबामा के मन में आना चाहिए ना कि हिलेरी क्लिंटन हमारे रास्ते की रोड़ा बन रही थी, या हिलेरी क्लिंटन के मन में आना चाहिए ना कि इसी की वजह से हम डेमोक्रेटिक पार्टी में अब प्रेसिडेंट का कैंडिडेट नहीं बन पाए ना। नहीं, जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट बना तो हिलेरी क्लिंटन को एक्सटर्नल अफेयर दिया। मतलब जो राष्ट्रपति के उम्मीदवारी की दौड़ में रोड़ा हो, उससे आप समझिए कि आपके मन में एक वैमनस्य भी ला सकता है कि यार ये क्यों हमें मौका मिल जाता, वगैरह वगैरह। लेकिन जब प्रेसिडेंट बना तो उसको अवसर दिया एक्सटर्नल अफेयर का। अवसर इन द सेंस, आप इस तरीके से देखें, हिलेरी क्लिंटन 8 साल तक फर्स्ट लेडी रही। बिल क्लिंटन की वाइफ थी वो। बिल क्लिंटन 8 साल तक प्रेसिडेंट था। तो बिल क्लिंटन के साथ पूरी दुनिया घूम रखी थी। तो एक प्रकार से हिलेरी क्लिंटन की अपनी जो है एक नई समझ नहीं, बल्कि एक पुरानी समझ के साथ वो देशों के साथ जहां जाएगी मिलना आसान था। डिप्लोमेटिक तरीके से प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना पर्सनालिटी का भी रोल होता है। इसलिए कहा जाता है सब चीज़ के बावजूद अगर व्यक्तित्व नहीं है तब भी नुकसान होगा। तो उसका फायदा बिल क्लिंटन, ये बराक ओबामा क्यों उठाने से चूके। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे यहाँ राज्यसभा या लोकसभा में से किसी को मिनिस्टर बनाया जाता है, और 22 दफे किसी इनसे परे किसी व्यक्ति को बनाया गया तो 6 महीने में अगर वो सदस्य नहीं होता है तो वो रहता भी नहीं है फिर। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है कि सीनेट कांग्रेस से होना चाहिए, जिसको मर्जी बना दे। और बाद में क्या हुआ, 4 साल तक वो रही, 4 साल तक दबा के बिल्कुल, समझ गए।
अरे एक बार और हुआ था, दूसरी बार भी वो कैंडिडेट बनते बनते रह गई, बराक ओबामा ही रहा उसमें प्रेसिडेंट। हिलेरी की दिलेरी, इसके टाइम में ट्रंपवा जब आया, ट्रंप के टाइम में जो कैंडिडेट हार गया, एक बार फिर नाम आया था ट्रंप के अपोनेंट में हिलेरी क्लिंटन का, एक बार चर्चा हुआ था जोर जोर से। तो हिलेरी की दिलेरी से, ऐसा कुछ मैंने एक हेडिंग बना के आर्टिकल लिखा था कि हमें लगा कि अमेरिका को पहला राष्ट्रपति महिला मिलेगी, और जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन आप ना के बराबर पाते हैं, जहाँ कहते हैं ना, हालांकि वहाँ रंग भेद आज भी जीवित है, 400 साल पुराना ये मर्ज है वहाँ का, लेकिन महिलाओं के बीच पुरुषों मतलब डिस्क्रिमिनेशन का अभाव पाते हैं जहाँ पे, वहाँ पर खास ये है कि जॉर्ज वाशिंगटन से लेकर जो बाइडेन तक राष्ट्रपतियों की पूरी खेप की खेप है, 4 दर्जन के आसपास राष्ट्रपति हो चुके हैं, लेकिन उसमें एक भी महिला राष्ट्रपति नहीं। और हमारे यहाँ राष्ट्रपति महिला, प्रधानमंत्री महिला, स्पीकर महिला, हर जगह कहाँ नहीं रही महिलाएं, समझे ना। यानी अमेरिका अपने करीब करीब तकरीबन 250 साल के इतिहास में, 1789 से अब तक जोड़ लीजिएगा, जॉर्ज वाशिंगटन से लेकर अब तक एक महिला कैंडिडेट नहीं दे पाया जब प्रेसिडेंट। एक बार नाम बहुत चर्चा हुआ था ट्रंप के टाइम में हिलेरी क्लिंटन का, जो हालांकि पीछे भी रहा हिलेरी क्लिंटन का, जैसे मैंने बराक ओबामा टाइम में, बट वहाँ संभावना ज़्यादा थी, नहीं हुआ। और एक चर्चा कमला हैरिस की भी थी जो बाइडेन के टाइम में, है ना। और कमाल की बात बताएं, कमला हैरिस मुख्य किरदार के रूप में अमेरिका में परोसी जाने का एक प्रयास था। जो बाइडेन आए और उपराष्ट्रपति उनको बनाया जो बाइडेन ने। मतलब वो लोग इतना विरोध नहीं करते, इतना खराब नहीं मानते। भाई आप ऐसा समझो ना कि यू आर मेरिट होल्डर, हम आप मेरिट की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई डिफीट खा गया, लेकिन खेला तो वो भी ठीक था ना। और फिर एम्बिशन तो सभी के होते हैं ना, कोई अपना इच्छा, अपना महत्वाकांक्षा क्यों त्यागे अगर उसके पास मेरिट है तो। क्यों भाई, 2 खिलाड़ी खेलते हैं, वो दोस्ती यारी अपनी जगह है, बैटिंग हम अपनी क्यों खराब करेंगे, तुम्हारे बॉल पे 6 रन मारेंगे। आगे लिखो, भारत के लिए एनएसजी छूट सुरक्षित करने में फ्रांस साथ था। लिखो, फ्रांस, या ऐसा लिखो, इन एनएसजी अरे यार मैं वही लॉबी बताना चाह रहा था, प्रिपेयरिंग पब्लिक ओपिनियन, या ऐसा लिख दो, फ्रांस लॉबीड इन द एनएसजी टू सिक्योर द एनएसजी एग्जम्पशन फॉर इंडिया। फ्रांस ने एनएसजी में लॉबी किया और भारत को छूट देने भारत के लिए, रुको बता रहा हूं, भारत के लिए एनएसजी छूट सुरक्षित करने में, ऐसा हिट बनाओ, थोड़ा बिगड़ गया ये, भारत के लिए एनएसजी छूट सुरक्षित करने में फ्रांस ने एनएसजी में लॉबी किया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, यहां पे लिखो, फ्रांस लॉबीड इन द एनएसजी टू सिक्योर the NSG exemption for India। एनएसजी का मेंबर तो बन नहीं पा रहा है, तो एनएसजी से एग्जम्प्ट होकर के एग्जम्पशन मिला हुआ उसको, टेक्नोलॉजी, कच्चा माल बिना एनएसजी में हुए मिल जाता है भारत को, बताया था ना कल।
तो ये फ्रांस भी लॉबी किया, इसमें एक जनमत तैयार किया कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, हमको दिक्कत नहीं है। अरे यार जैसे ऐसे समझो, माना एनएसजी में 48 देश है, 48 में सपोज 25 देशों ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, भारत अगर कहीं से टूल्स टेक्निक लेता है तो मान लो फ्रांस तैयार है, अमेरिका तैयार है, अब चाइना नहीं भी तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उतना थोड़ी चाहिए, जनमत तो हो गया। जब रेफरेंडम होता है, हाँ रेफरेंडम तो आधे से ज्यादा लोगों ने कह दिया कि भाई ये काम नहीं होगा तो नहीं होगा, यही तो रेफरेंडम है ना। तो एनएसजी में 48 देशों में 25 ने कह दिया कि साहब भारत को एग्जाम्प्ट कर दिया जाए, क्योंकि मेंबर तो बन नहीं रहा है। मेंबर भारत इसलिए नहीं बन सकता कि एनएसजी का कोई भी एक मेंबर अगर वीटो कर देगा तो भारत को नहीं लिया जा सकता है, और कोई और नहीं है। वो कौन है? चाइना है, चाइना एनएसजी का मेंबर है। तो चलो लॉबी ही बना देते हैं, जनमत ही तैयार कर देते हैं। तो उसमें फ्रांस ने मदद किया था लॉबी के मामले। तो आप भूलेंगे ये चीज? नहीं भूलेंगे ना? भूलेंगे क्या? भूल जाएंगे। तब आगे लिखिए, फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री टू एंटर France was the first country to enter into a civil nuclear deal with India after the NSG exemption। एनएसजी एग्जम्पशन यानी एनएसजी छूट के बाद भारत के साथ असैनिक परमाणु समझौते में प्रवेश करने वाला फ्रांस पहला देश था। फ्रांस सपोर्टेड इंडिया इन द एंट्री इनटू द एमटीसीआर। इसको बता देने तुमको समझ में नहीं आएगा। MTCR देखता हूं क्या बताता है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, ठीक है। इधर देखो, The regime was formed in 1987 by the G7 industrialized countries, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी वगैरह, इटली, इसमें फ्रांस वगैरह थे। Who belong to the MTCR? There are currently 35 countries that are the members, partner of the MTCR. अर्जेंटीना 1993, ऑस्ट्रेलिया। आप इंडिया को देखेंगे मोदी जी के टाइम में हुआ था। यहाँ कहीं लिखा है कि नहीं? कहाँ लिखा है? हाँ, यहाँ पे चौथी लाइन कहाँ पे है? हाँ, ये 2016 में हुआ इंडिया एमटीसी। इसमें चाइना नहीं मिलेगा, एमटीसीआर में चाइना नहीं है, नहीं है चाइना, मुझे मालूम है। देखो चाइना कहीं दिखा? टर्की है, देखो इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका 1987 में ही है ना द डेट। इसमें पूरे देखो कुछ 35 कंट्री हैं, बट इसमें चाइना नहीं मिलेगा। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया 2, ऑस्ट्रिया 3, बेल्जियम 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, अमेरिका 35वां, चाइना का कहीं नाम नहीं है। ठीक है ना। और ये है क्या, ये सैटेलाइट वगैरह से जुड़ा है, पढ़ोगे तो पता जानकारी मिलेगी। MTCR seek the limit of the risk proliferation of ये weapons must ये कंट्रोलिंग एक्सपर्ट समथिंग वॉट एवर, इसको पढ़ लेना है ना। अब इसको मैं समझाना चाह रहा था क्या है ये सब पढ़ोगे, जैसे ये नाम आए तो खोल के पढ़ो इनको, इसीलिए सिलेक्शन नहीं होगा। ये सब चीज जानना है, सब जानना है, सब। तो क्या नहीं जानना है, बोला ना, रेंगने वाला सांप से लेकर के उड़ने वाला हवाई जहाज के बीच में जितनी चीज है सब आपका सिलेबस है। इसमें देखो कितनी कितनी चीजें हो गई। अगर इंडिया और फ्रांस का उस तरीके का एस्पेक्ट को देखें, है ना, तो इंडो फ्रांस में फर्स्टली क्या है, सेकेंडली क्या है, थर्डली क्या है, फोर्थ, फिफ्थ। आप अगर इसके बैकग्राउंड में जाएंगे, थोड़ी सी पॉलिटिकल हिस्ट्री में जाएंगे, तो आपको फ्रांस एक अच्छा दोस्त दिखेगा। ठीक है ना। और कहाँ से यात्रा, 2 दशक पुरानी, 2.5 दशक से यात्रा करोगे, 5-6 पॉइंट मिलते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने बताया 1998, जब आपने न्यूक्लियर टेस्ट किया, तब इसने क्या किया, कंडेम नहीं किया, यानी भारत की निंदा नहीं की, जबकि दुनिया के लोग हमसे कट गए। यह एक पॉलिटिकल रिलेशन में अच्छी खासी गठजोड़ दिखती है। ठीक है। दूसरा, यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों क्या किया इसने, सपोर्ट किया। अरे यार, सपोर्टेड आएगा अभी थोड़ी देर में। क्या किया इसने, सपोर्ट किया इसने। यूएन काउंसिल में इसने सपोर्ट किया, सपोर्टेड। अगर यूएन काउंसिल में भारत जाए तो सपोर्ट करेगा तो कैसा लगेगा, भारत से अच्छी दोस्ती होगी फ्रांस की। एक तो ये किया। तीसरा, G7 में, पहले रसिया था तो G8 था, G7 में भारत को, इंडिया को होना चाहिए, यह अगर मंतव्य है तो उसको भी इसने क्या किया, समर्थन किया। ठीक है। चौथा, हाँ, चीफ गेस्ट तो एक है ही इशू, एनएसजी में भारत एनएसजी का मेंबर नहीं है, अभी भी नहीं है। कुल 48 देश हैं इसमें, चीन इसका मेंबर है, और एक भी देश अगर वीटो कर दे तो एनएसजी में किसी दूसरे देश को, अन्य 48 कलमों को लिया नहीं जा सकता। इसके लिए दुनिया भर में भारत ने लॉबी बनाई, अच्छे खासे अपने एक प्रकार से महत्व को बड़ा किया, और आफ्टर ऑल बिना एनएसजी में गए भारत को वो सारी सुविधाएं मिल सकती हैं जो चाहे उसके नॉन सिविलियन के लिए, वेपन बनाने के लिए नहीं। एनर्जी सेक्टर, भारत बड़ा देश है, उसको चाहिए। तो इसका फायदा क्या हुआ कि फ्रांस ने भी यहाँ पर सपोर्ट किया,
और फ्रांस पहला देश है दुनिया का जो एनएसजी में एग्जम्पशन के बाद, यानी एक लॉबी बनाने में उसने मदद किया था, और एग्जम्पशन के बाद इंडिया के साथ असैनिक समझौता करने वाला दुनिया का पहला देश है। क्या समझे? कौन? फ्रांस। अब आप बताइए दोस्ती और स्ट्रांग होगी कि नहीं? यात्रा हुई और आगे है। एक पांचवा है MTRC, यही था MTCR, सॉरी, हाँ, एक पांचवा है MTCR। फुल फॉर्म बताओ। हाँ, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोलिंग रिजीम। ठीक, यह दुनिया का, मैं आपको बता दूं, एक जमाना था जब भारत की तरक्की से लोग 82 वगैरह की बात बता रहे हैं, 80s के जस्ट बाद, दुनिया के लोग लामबंद होते थे कि भारत को कैसे रोका जाए। MTCR जो ये बनाया गया ना, इसमें अगर इनपुट अगर आप ठीक से समझेंगे तो ये भारत जैसे देशों को हतोत्साहित करने का भी एक रीजन हुआ करते थे। NPT CTBT आपने सुना है ना, भारत से साइन कराने का दबाव था ना उस पे। हाँ, चाइना परमाणु बम बना ले और हम NPT CTBT पे साइन कर लें, यानी दुश्मन के पास परमाणु बम रहे और हम साइन करके ये इस बात के लिए बड़े खुश रहें कि साहब हम तो परमाणु मुक्त दुनिया चाहते हैं। अरे दुनिया जाए भाड़ में, अगर हमारा ही गड़बड़ रहेगा तो दुनिया कितनी भी अच्छी, हमको करना क्या है? और MTCR को आपने 1987 से अब तक की यात्रा को देखें तो इसमें 35 देश हैं, और 2016 में भारत भी एक देश है इसका। एक मतलब समझने वाली बात है कि जो व्यवधान के रूप में इंडिया के लिए था, आज वही एक्सेप्टेबल है इंडिया। 2016 में MTCR का सदस्य भी बना भारत, और यह सदस्य बनाने में किसने मदद किया? फ्रांस ने। क्या समझे? फ्रांस ने। अब आप बताइए कि ये 5 जो अच्छे काज दिखते हैं आपको पिछले 2.5 दशक में, इससे भारत और फ्रांस की दोस्ती को आप क्या समझना चाहेंगे? समझ सकते हैं इससे? और इस दोस्ती का एक अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि अब तक फ्रांस के 5 राष्ट्रपति रिपब्लिक डे पे भारत के चीफ गेस्ट रह चुके हैं, मुख्य अतिथि। तो भारत को जैसे फ्रांस ने महत्व दिया है, हर मौके पे साथ दिया है, वैसे भारत ने भी उनको सम्मान दिया है। तो ऐसे में दी गई ऊर्जा बराबर ली गई ऊर्जा, तो फिर तो काम चलता रहेगा, क्यों? और ये MTCR जब भारत इसमें मेंबर बना ना, तो तब हम भी लिखते थे उस, मतलब हमारे लेख भी मिल जाएंगे उसमें, तो हमने एक काउंटर एक एस्पेक्ट देखा कि अगर चाइना, इंडिया MTCR, और चाइना इसका है, चाइना जो है इसका NSG में है। कहाँ गया NSG? हाँ, यहां पर चाइना है, ध्यान रखना, यहां पर चीन है, NSG में चीन है, जो भारत को रोकेगा कि भारत NSG का मेंबर ना बने, क्योंकि 48 में से एक भी देश अगर वीटो किया तो मेंबर आप नहीं बन सकते। ठीक, हाँ, एक भी विरोध करेगा तो, अरे यार तू UN काउंसिल का अलग हो गया, तुम उसकी बात कर रहे हो, वो स्थायी मेंबर UN काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल की तुम बात कर रहे हो। UN में जो सिक्योरिटी काउंसिल वो अलग है, NSG अलग है, उसका कोई वास्ता नहीं है यहाँ पे। ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, ये नाभिकीय जो है आपूर्ति समूह है, इसमें टेक्नोलॉजी है, कच्चा माल है, आदान प्रदान करते हैं आपस में, लेकिन उन पे करते हैं जिन पे ट्रस्ट है कि यह वेपन नहीं बनाएगा, परमाणु बम नहीं बनाएगा। चूंकि भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किया, तो भारत के, दुनिया में भारत को लेकर के देश शंकित रहेंगे
कि भारत इस टेक्नोलॉजी का या इस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल न्यूक्लियर के लिए करेगा, जबकि भारत कई बार क्लियर किया कि प्रभु हम न्यूक्लियर के नहीं, क्लियरली हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमको असैनिक के लिए चाहिए, सैनिक के लिए नहीं, वेपन फेपन के लिए नहीं यार। लेकिन कही तो सकता है, लेकिन भरोसा धीरे धीरे बढ़ता है। तो फिलहाल एग्जम्पशन दिलाने में फ्रांस मदद किया। आज भारत भले ही एनएसजी का मेंबर नहीं है, लेकिन सुविधाएं सारी वो ले लेता है। ठीक, अब जब एमटीसीआर में भारत की एंट्री 2016 में होती है, 2016 में, तो हम लोग ये सोच रहे थे कि इधर एमटीसीआर में बैरियर के तौर पे भारत चाइना के लिए नहीं बनेगा, और उधर एनएसजी में चाइना बैरियर नहीं बनेगा। किसके लिए? इंडिया के लिए। तो एक प्रकार से सौदेबाजी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आज भी एमटीसीआर का मेंबर भारत है और एनएसजी का सदस्य चाइना है। ना एनएसजी में इंडिया है और ना एमटीसीआर में चाइना है, अभी भी ये चल रहा है। तो इन उक्त आधारों से कह सकते हैं आप कि भारत और फ्रांस के बीच में संबंध बहुत बेहतर है। और इसको और आगे मैं रक्षा लेन देन के मामले में जब बात करता तब बताता कि कोई पनडुब्बी खरीद रहे हैं। अभी हम लोगों ने राफेल 36 राफेल का नहीं किया, कुछ राफेल आ भी गए हैं, उसमें 59,000 करोड़ को कहा, ऐसे सब हो रहा है। तो ये सब मिला जुला करके ये बताता है कि मामला ठीक है। तो आगे लिखिएगा रक्षा संबंध। रक्षा संबंध है ना, डिफेंस रिलेशन। लिखिए, फ्रांस इज एन इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट इन इंडिया। दूसरा कौन आया यार? आज देर से पहुंचा मामला। देर से पहुंचा मामला। क्या लिखा? फ्रांस इज एन इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट इन इंडिया। लिखो, फ्रांस भारत में रक्षा उपकरणों का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता है। लिखें, इन 2008 द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट कन्वेंशनल सबमरीन SUBMARINE, सबमरीन को बोलते हैं क्या? पनडुब्बी। सबमरीन द स्कॉर्पियन, इसको स्कॉर्पियन बोलेंगे, इसका नाम जो है स्कॉर्पियन वैसे कहते हैं, SCORPENE, स्कॉर्पियन। अरे यार हिंदी में ऐसे लिखेंगे, लिख लिए कि नहीं? हाँ, PENE इसका नाम है। का उत्पाद प्रौद्योगिकी का, ये हिंदी में नहीं लिख पाई होगी अभी। वर्ष 2008 में पहली बार, लिख लो तुम, पारंपरिक पनडुब्बी स्कॉर्पियन इस तरह से आधा सा हो रही है, लेकिन इसकी अंग्रेजी है SCORPENE। का उत्पादन प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और फ्रांस से समर्थन के साथ भारत में शुरू हुआ। Began in India with the transfer of technology and support from France. Support from
ठीक है, फ्रांस लिख लिया। आगे लिखें, फ्रांस हैज इन द पास्ट सप्लाइड द मिराज 2000 फाइटर जेट। फ्रांस ने अतीत में मिराज 2000 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति की है, पहले भी करता रहा है। की है। ठीक है, आगे लिखें, इन 2016 an agreement was signed on 36 राफेल फाइटर जेट्स। वर्ष 2016 में 36 राफेल लड़ाकू विमान पर एक समझौता संपन्न हुआ। समझ गए हैं ये बात, लड़ाकू विमान के लिए एक समझौता हुआ, जिसमें से 36 राफेल के लिए समझौता हुआ था। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैव बीन कंडक्टेड रेगुलरली। Joint military exercise have been conducted regularly between the armed forces of two countries. देखो, दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच, सशस्त्र बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नियमित रूप से आयोजित किए गए हैं। जिनका शीर्ष है, किए जाते रहते हैं। द टॉप ऑफ विच इज शक्ति, जिनका शीर्षक है, टॉप या क्या बोलेंगे, शीर्षक को क्या बोल सकते हैं? टॉप ही बोलेंगे, शीर्ष टाइटल लिख दो। हाँ, जिसका टाइटल है ऑफ विच शक्ति, वरुण, गरुण, ठीक है ना। वरुण जो होता है, लिखो शक्ति जो है नीचे लिखो शक्ति, शक्ति को पावर मत कर देना, शक्ति नाम है। शक्ति को लिखो सेना के बीच, बिटवीन द आर्मी। वरुण लिखो बिटवीन द नेवी, नौसेना। और गरुण बिटवीन द एयरफोर्स। अब लिखो ट्रेड, बिजनेस, व्यापार। ट्रेड लिखो व्यापार। ठीक है, हाँ, व्यापार हो गया। व्यापार में लिखिए बायलैटरल ट्रेड is increasing with the passage of time। समय बीतने के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ रहा है। सुनो, ज्यादा इसमें नहीं लिखना है, इधर देखो। इंडो फ्रांस के बीच क्या करेंगे? व्यापार को बढ़ाएंगे। क्यों? है ना, व्यापार बढ़ाने कैसे लिखेंगे? देखिए, जैसे आप 21वीं सदी में देख लीजिए, 2000, 2001, 2002, 2003,
2003-4 कर लीजिए, ठीक। लेकिन देखें होंगे उस जमाने में 1998 में परमाणु परीक्षण होने के नाते काफ़ी चीज़ें कमज़ोर हो गई थी, तो लेटेस्ट व्यापार बताना ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि घटनाओं के साथ तो घटा ही रहेगा। तो इसका तरीका क्या है, आप इस व्यापार को भारत फ्रांस के बीच में ट्रेड की क्या स्थिति है, ट्रेड, इसको समझाने के लिए आप एक दशक पीछे चले जाइए। जैसे आपने कहा 2014-15, 2015-16 कर लीजिए, और यहाँ 2016 और 17 कर लिया। बीच में एक रास्ता और निकाल सकते हैं, जो कोविड-19 के टाइम, समझाने के लिए कि यहाँ गिरा था। फिर आप यहाँ पर आइए 2021-22, 2022-23 और 2023 और 24, इनमें क्या आया क्या गया। अब देखो 2015-16 में जाओगे, है ना, या 16-17 में जाओगे, 16-17 में, तो तुमको यहाँ पे राफेल मिलेगा, 36 राफेल और 59 करोड़, 59,000 करोड़ कल मिलेगा डेटा। तो ये इस समय का हो गया। तो ऐसे अलग अलग, चाहे हमने कृषि में हो चाहे कृषि में हो, वो देखना पड़ता है ना, चाहे सेना में हो। अब जैसे पनडुब्बी आप लेंगे तो नेवल के लिए हो जाएगा, आप फाइटर विमान लाएंगे तो एयरफोर्स के लिए हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो इनके बीच के आपने लेन देन को देख लिया, ठीक। उसके बाद आप यहां आकर के ट्रेड की स्थिति को जान लिए लेटेस्ट में, समझे ना, लेटेस्ट में इसको समझ लीजिए। अब भारत और फ्रांस के बीच में ट्रेड के रिश्ते को समझाना आपके लिए आसान हो गया। चित्र से बढ़िया पाई चार्ट टाइप ऐसा कुछ बना के समझा दीजिए, ठीक। और सैन्य में हम लोग एक मिल करके एक्सरसाइज करते ही हैं, तो एक्सरसाइज के नाम पे कह सकते हैं कि जो सैन्य अभ्यास होता है ना, उसका टाइटल क्या है, एक है शक्ति, एक है वरुण, एक है गरुण। शक्ति सेना का है, वरुण नौसेना का है, सही है, और ये वायुसेना का। ये दोनों देश मिल करके ये करते हैं। तो इससे भी पूरा ये हमने जो बताया वो रक्षा का मामला हो गया, ये जो बताया हमने ट्रेड का मामला हो। इससे किसी भी देश के साथ हम अपने संबंधों को ठीक से समझा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको एक दे देते हैं, लिखिए 2014 लिखें फ्रांसीसी निर्यात। 2014 में लिखिएगा इंपोर्ट्स लिख लीजिएगा, लिखो 5 इंपोर्ट लिखा गया, एक्सपोर्ट लिखें, फ्रेंच एक्सपोर्ट लिखना था, फ्रेंच एक्सपोर्ट, फ्रांसीसी हमने बताया था ना। एक्सपोर्ट कितना हुआ, 2.7 बिलियन यूरो। फ्रांसीसी निर्यात कितना हुआ, एक्सपोर्ट 2.7 बिलियन पहुंच गया। जबकि आयात इंपोर्ट लिखेगा 5.2 बिलियन यूरो। व्यापार संतुलन है कि नहीं है, असंतुलन है कि नहीं है, चला, ट्रेड में अनबैलेंस है कि नहीं है, अमा यार, हाँ? अरे तो व्यापार भी तो कम है,
इधर देखो, फ्रांस ने कितना एक्सपोर्ट किया? 2.7 बिलियन यूरो, ठीक है ना? और आगे क्या है? और आयात कितना किया? इंपोर्ट होगा ना 5.2। तो भेजा कौन कौन ज्यादा भेजा? हाँ, इंडिया ज्यादा भेजा। व्यापार संतुलन ठीक है ना? किधर झुका हुआ है? व्यापार से नुकसान चलो बता दो, कौन हो रहा, किसको? इस व्यापार में नुकसान किसकी तरफ से है? फ्रांस थोड़ा नुकसान में है क्योंकि भेज कम रहा है, मंगा ज्यादा रहा है। लेकिन राजू, भेजेंगे भी तो आप वही चीज जो आपको लोग मांगेंगे, और जो लोग भेजेंगे वही जो आप मांगेंगे, तो दुगने का अंतर है। तो इसको संतुलित करने की चिंता किसे होनी चाहिए? फ्रांस को। जब बाजार में आयात निर्यात में व्यापक अंतर होता है तो जो देश ज्यादा मंगाता है जमुआई आ गई बेटा बीच में, है ना? जमुआई क्यों आती है? जमुआई क्यों आ गई होगी यार बीच में? जमुआई इसलिए आ गई कि आप लोग एनर्जी ठीक से भेजे नहीं, उधर से ऑक्सीजन कम हो गया। देखो, जब वो सामान को ज्यादा मंगाएगा फ्रांस, अब इंडिया को कम भेजेगा, तो व्यापारिक असंतुलन का शिकार वो होगा। और अगर हमसे सामान ज्यादा मांगेगा तो हमारे लिए अच्छा बाजार होगा वो, ठीक है? कभी देखे होंगे कि शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अगर बेसिक डिफरेंस को आप समझें, तो शहरी जो अर्थव्यवस्था होती है वो बाजार पर डिपेंड रहती है। मतलब बड़े बड़े शहरों में जो बड़े बड़े घर हैं, करोड़ों रुपए के, लाखों करोड़ों का प्लॉट है, फिर उस पे घर है ना, ठीक। लेकिन ये पूरी अर्थव्यवस्था, उनकी जो जीवन पद्धति है, जो पूरी अर्थव्यवस्था का स्वभाव है, वो बाजार पर टिका हुआ है। जिस फैक्ट्री, जिस कंपनी, जिस कार्यालय में नौकरी करते हैं वो भी बाजार में है। आटा, दाल, चावल, तेल, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो उनके यहां उपलब्ध होती हो स्वयं में, अपने अपने तरीके से। सब कुछ बाजार पर निर्भर है। गांव में चले जाएं, गांव में बाजार महीनों बंद कर दीजिए आप, तब भी गांव की जिंदगी पर, जीवन पर असर नहीं दिखेगा, क्योंकि जो ग्रामीण व्यवस्था है वो स्वयं पर निर्भर है। इसीलिए बाजार में क्या चलता है? सिक्का। बाजार में नकदी चलती है, और उनके यहां नकदी शहर में, और बाजार कहां है? नकदी चलती है ना बाजार में, लेकिन बाजार कहां है? बाजार पे डिपेंडेंट लाइफ कहां है? शहर में या गांव में? शहर में। तो शहर के लोगों को क्या चाहिए? नकदी। और गांव के लोग में चले जाइए, उड़द की दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल, गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्च, अदरक, आम का पेड़, नींबू का पेड़, अमरूद का पेड़, केला का पेड़, कौन सा आइटम नहीं है उनके पास? हम तो कम गिनाए और है।
उनके घर में खुद जांत है चक्की पीसने का। गांव का आदमी पूरे सालों साल घर से बाहर न निकले, सिर्फ अपने खेत खलिहान तक रहे, तब भी वो जिंदा रह सकता है। और शहर का आदमी अपने घर से दिन भर के लिए निकला ही ना रहे तो वो घर नहीं चलेगा जो करोड़ों रुपए बना के बैठा हुआ है। तो शहर जो है बाजार पर निर्भर है और गांव अपने खेत खलिहान पर निर्भर है। और खेत खलिहान किसके बाप का है? उसके पुरखों का है। और बाजार अपरिचितों का है, अनजानों का है, अनभिज्ञों का है, जहां लूटपाट, शोषण, न जाने क्या क्या किस्म की प्रजातियां पाई जाती हैं। और गांव के खेत खलिहानों में उसको पुरखों की विरासत है, वसीयत है, जमावट है। गेहूं, चावल, उड़द, अरहर, लहसुन, प्याज, टमाटर, जो भी आइटम उगाना उसके माध्यम है। वो श्रम खर्च करता है, उत्पादन प्राप्त करता है, नगद की उसको जरूरत नहीं पड़ता है। नगद की जरूरत कहां पड़ता है? जो वो पैदा नहीं कर पाता, जैसे कपड़ा। तो नगदी कैसे मिले? गेहूं बेचेगा, चावल बेचेगा। तो उसकी बाजार पर डिपेंडेंसी बहुत कम है। मसाला तक उगाता है अपना, नमक नहीं बनाता, नमक ले लेता है। मतलब बाजार में उसके थाली में जो भोजन आता है गांव के लोगों का, उसमें बाजार के आइटम बहुत मामूली रहते हैं। इवन कि घी तेल भी बाजार का नहीं होता, उसके घर का होता है। देसी घी, दूध, दही, मट्ठा सब उसका रहता है। भैंस गाय सब पाला हुआ है। कहीं से कोई नहीं आता, कोई एंट्री नहीं करता उसके घर में। उसकी थाली में बहुत ही न्यून, बहुत ही मामूली बाजार की चीज रहती है। और शहर में सब कुछ बाजार का रहता है। जो दूसरों पर डिपेंड है वो इतना इतराता है, और जो इंडिपेंडेंट है उसी को लाचार बीमार बनाए हुए हैं। जबकि हकीकत है कि वाकई में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये जो कथन कहा था, अय किसान तू सच ही सारे जगत का पिता है, कमाल था, है ना? कमाल था। तो खेत खलिहान वाले बेटा ज्यादा इंडिपेंडेंट हैं। अगर भारत आत्मनिर्भर भारत आप समझ रहे हैं ना, तो आप गांव का भारत समझिएगा, जल्दी समझ में आएगा। शहर का आदमी तो निर्भर है। अभी किसी फैक्ट्री में नौकरी का आज निकाल दे, फिर घूमना शुरू। और अगर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखना है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल अब तक का, दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, तो कोविड-19 इस बात का परिचायक है कि कोविड होने के बाद लोग कहां गए थे? अपने गांव। न गांव में फैक्ट्री है, न इतने बड़े बड़े कल कारखाने। शहर को वीरान कर दिया, गांव चला गया। क्यों? गांव इंडिपेंडेंट है और शहर डिपेंडेंट है। इसलिए बड़े बड़े शहरों के फुतूर मत पालो, क्योंकि शहर एक बाजार है और गांव आत्मनिर्भर भारत है। इसलिए इस देश में 6.5 लाख गांव और 2,73,000 पंचायतें हैं। इन्हें बहुत ज्यादा शहर बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि समझदारी से और अच्छा कैसे काम हो सकता है इस पे काम करने की जरूरत है। खेत उजाड़ करके घर बना करके क्या कर लेंगे आप? तो बहुत सारे दुनिया के ऐसे देश हैं जो आप जानते ही नहीं थे। भारत, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, कुछ ऐसे रसिया, अमेरिका, यही सब आप सुनते रहते हैं। कभी आपने भारत और फ्रांस की दोस्ती ही नहीं देखी, कभी नजर ही नहीं डाला। आज नजर पड़ी ना, तो समझ में आया ना कि
फ्रांस जैसे देश भी इंडिया को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या ट्रेड है उनके बीच का? क्यों? ठीक है। स्पेस लिखो, एक हेडिंग लो बनाओ, स्पेस। ये तुम लोग बना लेना, ये इसको कर लेना, है ना। गूगल में ट्रेड कितने का है, कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिल जाता है, उसको सर्च करके बना लेना। ठीक है। रुचि बोलती नहीं है बेटा, हाँ बोलती नहीं है। बोल दिया अगर, ठीक है, ठीक है। लिख, द इंडियन स्पेस प्रोग्राम इज डिपेंड ऑन फ्रांस। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम मोस्टली लिख लो, इज मोस्टली डिपेंड ऑन फ्रांस। फ्रांस पर काफी निर्भर है, मुख्यतः निर्भर। लिखो, बिफोर इंडिया डेवलप्ड इट्स ओन GSLV। भारत अपने स्वयं के GSLV विकसित करने से पहले इट रिलीड ऑन, रिलीज्ड होता ना, रिलीज्ड, हाँ रिलाइड का क्या बोलेंगे यार? अच्छा रिलाइड लिख लो, चलो रिलाइड ऑन। अब देखो यार, अंग्रेजी तुम्हारी हम कुछ कर नहीं सकते। LIED लिखा है बेटा, LIED। अभी लीड हम पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं, क्या करें? हाँ रिलीड, रिलाइड, हाँ रिलाइड। ये तो आप जानते हैं इसलिए पढ़ रहे हैं ना, नहीं समझे फिर वहीं फंस जाता है मामला। जब आप जानेंगे तो आप तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन हम क्या पढ़ें, काहे पढ़ें हम अंग्रेजी? ठीक है। इसीलिए आपको एक बात बताएं, हाई स्कूल इंटर में क्या रूल है CBSE में, बताइए नंबर देने का। लैंग्वेज पे क्या रूल है बता सकते हैं? जानकारी है? 3 रूल है। फर्स्टली, राइटिंग पर नंबर नहीं कटेगा। राइटिंग कैसी लिखी उस पर कोई नंबर नहीं कटता है। सेकेंडली, स्पेलिंग मिस्टेक पे नंबर नहीं कटेगा अगर उसका भाव आप समझ जाते हैं, मतलब भाव समझा रहा है तो। अगर वो स्पेलिंग लिखता है, स्पेलिंग गलत है और उसका भाव आप समझ रहे हैं, मतलब वो बता रहा है, जैसे मान लो शीला लिखा, उसने गलत लिख दिया स्पेलिंग, बट शीला लग रहा है शीला ही है, तो आप नंबर देंगे, उसको काटेंगे नहीं। तीसरा, ग्रामेटिकल पे नंबर नहीं काटेंगे। इस की जगह आर लगा दिया, हैव की जगह हैज लगा दिया, आप उसका नंबर नहीं काट सकते, क्योंकि अर्थ वही निकल रहा है, वो ग्रामेटिकली उसको जानकारी नहीं है बच्चे को। हैड लगा दिया हैव की जगह, तो आप उसको नंबर। 3 कंडीशन, राइटिंग पे नंबर नहीं कटता है आपका, क्या बोला दूसरा, स्पेलिंग गलत है नंबर नहीं काटेगा, और ग्रामेटिकली मिस्टेक है तो नंबर नहीं काटेगा। ये टीचर्स हैं सब बता रहे थे हमको कि सर इसकी गाइडलाइन है, वो तो हम लोगों को भी गाइडलाइन है, तभी तो उत्तराखंड बोर्ड में भी 100 के 100 नंबर मिल रहे हैं, नहीं तो क्या कोई स्पेलिंग नहीं मिस्टेक किया हिंदी में? हिंदी में इंग्लिश में क्यों 100 का 100 आएंगे सर? लोग तो जल्दी में गलत लिखते ही हैं, ग्रामेटिकली गलत लिखते हैं, लेकिन इस पे बैन है कि नंबर ही नहीं काटेंगे, तो दे दो नंबर। नहीं सर गणित में तो समझ में आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में समझ में, हिंदी इंग्लिश में भी व्याकरणात्मक कोई गलती नहीं किया होगा बच्चा, नंबर नहीं काट सकते। ये तीनों रूल से, ये पहले थे सब नहीं, पहले कट जाते थे, अब नहीं कटते हैं।
इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति रिलीट पढ़े या वो अगर अर्थ समझ में आ रहा है तो हो गया काम, जाओ खत्म है। ये तो बोर्ड के बच्चों, अब यही बच्चे आगे जा करके क्या करेंगे, जब उनका नंबर नहीं कटा तो आपने रिकॉग्नाइज किया ना कि ये ठीक है, नहीं समझे? तो सब में रिबेट इसलिए मिलता जा रहा है, रिबेट इसलिए मिल रहा है क्योंकि कई चीजें लोग अपनी सुविधा से समझना चाहते हैं ना। जैसे हमने कहा ये गत्ते का जो है बॉक्स है, इस पर जो हमारा नजरिया है, आपका नजरिया भाई ठीक है, बॉक्स है, आपका नजरिया मेरा नजरिया डिफरेंट है, लेकिन हमारा आपका नजरिया एक दूसरे को चैलेंज कैसे कर सकता है? आप समझ गए ना? तो कोई चीज को जो बताया जाता है जब आपके नजरों के सामने आता है तो उसको तो आप जान गए, लेकिन किसी के नजरों के सामने देर में आया तो वो अपने नजरिए से कहेगा। एल ए साला कहीं है नहीं इसमें, और उसको रिलाइड पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ रहे हो यार? रिलाइड, लाइड, एल ए, लाइड में अगर हम हिंदी में लिखें तो क्या पढ़ेंगे? रिलाइड। क्यों चला है ना? एल ए आ रहा है, यहां है ही नहीं है, तो अंग्रेज ने सब गड़बड़ करके गया हुआ है ना, हम क्या करें? हाँ, वो तो अंग्रेजों की गलती है। विलियम जोन से पूछो, उल्लू के पट्टे से अभिज्ञान शकुंतलम का उच्चारण करके दिखाए। अभिज्ञान शकुंतलम कुछ तो बोलेगा ऐसा, नमस्ते टे। हाँ, अगर उसको मान लो अंग्रेजी में बोलना है तो क्या लिखेगा? NAM ते। हमारे यहां ता और टा का अलग उच्चारण होता है, ता और टा का, उनके यहां टी का एक ही बनता है, ता भी टा भी। तो उनकी मर्जी, वो नमस्ते करें, हम नमस्ते करेंगे। हम इसको क्या पढ़ेंगे? नमस्ते। वो क्या पढ़ेगा? नमस्ते। वो अपने ढंग से सही है, हम अपने ढंग से सही है, उसमें कहां फंसना। ये बच्चों को रिलीफ दे दिया गया है, इसलिए 10th के, तभी तो सबको इतने नंबर मिलते हैं यार। नहीं मास्टर दबा के वही नंबर बटोर दे 10-15 नंबर, तो झाड़ू लगा के हम वहां साफ ही कर देगा। और कहां इतने विद्वान पैदा हो गए बच्चे? घर में उनको देख के लगता है कि ये इस नंबर लायक है। ये माँ बाप को खुद भरोसा नहीं होता कि तेरा इतना नंबर आया है। हाँ, कभी आपने गौर किया है? माँ बाप को भरोसा नहीं, अरे कितना नंबर पाया तू? 96%। अरे हिंदी में भी, अंग्रेजी में कितना है? 97। अरे तो वो बता रहे यार मेरे टाइम में 50% मिलना मुश्किल था। वो उसकी अंग्रेजिया में क्या दिक्कत थी यार, जो उसको 50 नंबर दिए 100 में? उसके अंग्रेजी में दिक्कत थी, राइटिंग पे नंबर काट दिया, स्पेलिंग पे नंबर काट दिया, ग्रामेटिकली मिस्टेक से उसमें नंबर काट दिए, ऐसे काट पीट के उसको सही कर दिया। समझे ना? अब नहीं है, अब सब नंबर 2। ठीक है ना? एक लाइन लिखो, इसको ओवर कर देते हैं आज। क्या लिखा है? रिलाइड ऑन फ्रेंच एरियन स्पेसक्राफ्ट टू लॉन्च जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, भारत अपने स्वयं के GSLV विकसित करने से पहले भूगर्भीय उपग्रहों के लॉन्च के लिए फ्रांस के एरियान अंतरिक्ष यान पर निर्भर था। ठीक है? एरियान पर वो निर्भर था। ठीक है?
हम्म।